आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर। जरा सोचिए, एक नया नया आज़ाद हुआ भारत और दुनिया जो पूरी तरह से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की वजह से दो धड़ों में बंटी हुई थी। ऐसे में भारत ने अपने लिए कौन सा रास्ता चुना? ये कहानी सिर्फ कूटनीति या डिप्लोमेसी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है जब हमारे ऊंचे आदर्श जमीनी हकीकत से टकराए। 1947 से लेकर 1971 तक का ये सफ़र सच में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। अब उस वक्त दांव पर क्या लगा था, इसे समझने के लिए 1949 में संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू जी के एक स्टेटमेंट को देखते हैं। उनका मानना बड़ा ही साफ था कि भाई, असल में स्वतंत्रता का मतलब ही अपनी विदेश नीति को अपने कंट्रोल में रखना है, बाकी सब तो सिर्फ लोकल ऑटोनॉमी है। सोचिए, एक नए नवेले राष्ट्र के लिए अपनी खुद की पहचान बनाना कितना अहम था, क्योंकि अगर आपकी विदेश नीति किसी और के हाथ में है तो फिर पूर्ण आजादी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप क्या होगा? हम शुरुआत करेंगे एक विभाजित दुनिया से, फिर बात करेंगे गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण की, उसके बाद एफ्रो एशियाई एकता, फिर हमारा फोकस शिफ्ट होगा 1962 के चीन संघर्ष पर और अंत में 1971 के पाकिस्तान युद्ध पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विभाजित दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी? वो ये थी कि पूरी दुनिया दो बड़े मिलिट्री ब्लॉक्स में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व वाला वॉर्सो पैक्ट। अब जो देश नए नए आजाद हो रहे थे उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। प्रेशर इस बात का कि या तो आप हमारे गुट में आ जाओ या उनके गुट में, और बदले में आपको आर्थिक और सैन्य मदद मिलेगी। ऐसे माहौल में अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे भाग का, गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण, यानी द नॉन अलाइंड विजन। जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे विदेश मंत्री भी थे, उनका विजन एकदम क्लियर था। उनके 3 मेन टारगेट्स थे। पहला, इतनी मुश्किल से मिली इस संप्रभुता को बचाकर रखना। दूसरा, देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। और तीसरा, तेज आर्थिक विकास। और इन सब को अचीव करने के लिए उन्होंने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया उसे हम गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। सीधा सा फंडा था, किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा मत बनो ताकि हर ग्लोबल इशू पर भारत अपना स्वतंत्र फैसला ले सके। लेकिन सच कहूं तो ये गुटनिरपेक्षता किसी तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा था, एक बहुत ही रिस्की बैलेंसिंग एक्ट। और ये बैलेंस हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं रहता था। 1956 की इन 2 घटनाओं को ही ले लीजिए। जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मुद्दे पर मिस्र पर हमला किया तो भारत ने इसका खुलकर कड़ा विरोध किया। लेकिन उसी साल जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने उसकी कोई सार्वजनिक निंदा नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचे आदर्श अपनी जगह हैं, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी में कई बार जमीनी हकीकत आपसे अलग फैसले करवा ही लेती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, एफ्रो एशियाई एकता, यानी इस विजन को हकीकत में कैसे बदला गया। ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, ये कोई हवाई बात नहीं थी। 1960 के इस दौर में इसे एक असली मानवीय चेहरा मिला। आप इन कोर लीडर्स को देख सकते हैं, भारत से नेहरू, घाना से नक्रुमा और मिस्र से नासिर। भारत का मकसद सिर्फ अकेले न्यूट्रल रहना नहीं था, बल्कि अफ्रीका और एशिया के उन सभी नए आज़ाद देशों को एक साथ लाना था जो इस कोल्ड वॉर की फालतू की खींचतान से खुद को दूर रखना चाहते थे। ये एक तरह का कलेक्टिव मूवमेंट बन रहा था। और इस तीसरे रास्ते को फॉर्मल बनाने के लिए बाकायदा एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। देखिए, आज़ादी मिलने से कुछ महीने पहले ही 1947 में भारत ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करवा ली थी। फिर 1955 में ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन हुआ, जो सच में एक टर्निंग पॉइंट था। और फाइनली ये पूरी मेहनत 1961 में बेलग्रेड में रंग लाई, जहां पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम का शिखर सम्मेलन हुआ और भारत इसका एक प्राउड को फाउंडर था। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भाग 4, 1962 का चीन संघर्ष। यहां आकर हमारे ग्लोबल आदर्श विवादित सीमाओं की कड़वी सच्चाई से टकराते हैं। देखिए, ये जो युद्ध था, ये कोई रातों रात नहीं छिड़ गया था। इसका एक पूरा टाइमलाइन है। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत और चीन के बीच का जो ऐतिहासिक बफर जोन था वो एकदम से खत्म हो गया। फिर 1959 में जब दलाई लामा ने भारत में आकर शरण ली तो चीन इस बात से बहुत भड़क गया। और आखिरकार अक्टूबर 1962 में जब पूरी दुनिया की नज़रें क्यूबा मिसाइल संकट पर टिकी थीं, चीन ने एक बहुत ही तेज और बड़ा हमला कर दिया। उस वक्त के टेंशन को आप इस पॉलिटिकल कार्टून से बखूबी समझ सकते हैं, जहां लिखा है, ऐतिहासिक साक्ष्य निर्माणाधीन है,
असल में ये पूरा विवाद मुख्य रूप से दो इलाकों को लेकर था, जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन इलाका और नेफा, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। चीन ने अक्साई चिन वाले हिस्से पर कब्जा करके वहां अपनी एक रणनीतिक सड़क भी बना ली थी। बहुत बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। और जब अक्टूबर 1962 में ये दो तरफा हमला हुआ तो उसका खौफ इन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में साफ देखा जा सकता है। ये कोई छोटी मोटी बॉर्डर की झड़प नहीं थी। पूरा देश एकदम स्तब्ध था, हैरान था। लद्दाख वाले वेस्टर्न फ्रंट पर तो भारतीय सेना ने चीनी बढ़त को जैसे तैसे रोक लिया, लेकिन ईस्ट में चीनी सेना असम के मैदानी इलाकों के एकदम मुहाने तक पहुंच गई थी। और फिर चीन ने खुद ही एक तरफा युद्ध विराम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस युद्ध का जो डोमेस्टिक इम्पैक्ट था ना, वो बहुत भारी था। उस वक्त के हमारे रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, जो नेहरू जी के बहुत करीबी थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उन पर इल्जाम था कि हमारी सैन्य तैयारी कम थी और हम चीन के इरादों को भांप नहीं पाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देश का पूरा राजनीतिक मिजाज ही बदल गया था। इस हार से देश को एक बहुत गहरा धक्का लगा था, एक राष्ट्रीय अपमान की भावना थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, इसी घटना ने हमारे राष्ट्रवाद को एक नई मजबूती भी दी। एक बहुत ही इमोशनल किस्सा है, जब लता मंगेशकर जी ने स्टेज पर ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, तो उससे सुनकर पंडित नेहरू की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। ये पल अपने आप में बयां करता है कि उस वक्त पूरा देश किस दर्द से गुजर रहा था। खैर, वक्त आगे बढ़ा और हम आते हैं भाग 5 पर, 1971 का पाकिस्तान युद्ध। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक और बड़ा अग्नि परीक्षा का पल था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 लाख। 80 लाख ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म ढाने शुरू किए, तो अपनी जान बचाने के लिए लगभग 80 लाख शरणार्थी सीमा पार करके भारत आ गए। भारत के सामने एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। और तब भारत ने बांग्लादेश के इस मुक्ति संग्राम को अपना पूरा मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दिया। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर सिचुएशन बहुत खतरनाक रूप ले रही थी। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों का एक नया ही एक्सिस, एक नया गठजोड़ बन रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए चीन की एक सीक्रेट विजिट की। इस एक चाल ने पूरे एशिया के जियोपॉलिटिक्स को पलटकर रख दिया और भारत खुद को एकदम अलग थलग महसूस करने लगा। अब इस नए और बहुत ही सीरियस खतरे से निपटने के लिए भारत को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़ा कदम उठाना पड़ा। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी अगर भारत पर कोई हमला होता है तो सोवियत संघ उसका साथ देगा। ये उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ था नेहरू जी का वो शुरुआती आदर्श, जहां वो कहते थे कि हमें ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखना है, और दूसरी तरफ थी 1971 की वो कड़वी सच्चाई, जहां देश के अस्तित्व को बचाने के लिए एक सुपर पावर के साथ 20 साल की मिलिट्री और फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नॉन अलाइनमेंट के उसूलों के साथ कोई समझौता था, या फिर बदलते हुए खतरनाक हालात में देश को बचाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम? और इसी के साथ हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर इस दुनिया में कोई सैन्य गुट, कोई मिलिट्री ब्लॉक्स होते ही नहीं, तो क्या गुट निरपेक्षता की कोई जरूरत ही पड़ती? जरा सोचिएगा। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस बंटी हुई दुनिया में रियल इंडिपेंडेंस का असल मतलब क्या है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है भारत की विदेश नीति का ये शुरुआती सफर अब आपको और बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सीखते रहें।